हेलो एवरीवन। ट्रांसफार्मर के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले ट्रांसफार्मर के हम लोग 2 लेक्चर देखे हैं और आप इसका सोल्यूशन देखिए। आपको प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन है, मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, सोल्यूशन के साथ साथ आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक बार पूरा लेक्चर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द टू वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर कंडक्टिवली लिंक्ड, इंडक्टिवली लिंक्ड, नॉट लिंक्ड एट ऑल और इलेक्ट्रोस्टैटिकली लिंक्ड। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो 2 वाइंडिंग है ना, ऐसे एक सिंपल डिनोट करते हैं। तो ये दोनों कैसे कंडक्टिवली लिंक, मतलब दोनों के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इंडक्टिवली लिंक मतलब इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का जो दोनों वाइंडिंग होता है वो इंडक्टिवली लिंक्ड होता है। ठीक है, दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें हम लोग जब यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो होता है, तो उससे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। फ्लक्स फिर इसमें इंड्यूस होता है, मतलब फ्लक्स इसमें लिंक करता है इस वाइंडिंग में, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होता है। ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितना फ्रीक्वेंसी आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे आपको उतना ही मिलेगा। ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। ठीक है, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे ये इंडक्टिवली लिंक्ड होगा, पहला चीज है ना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्लैश स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब वोल्टेज को यहाँ पे अप करेगा, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को डाउन करेगा। एनर्जी ट्रांसफर, एक एनर्जी ट्रांसफर टाइप का ये डिवाइस है। मीन्स प्राइमरी से एनर्जी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और अगर ट्रांसफार्मर का रेशियो 1:1 है तो इसको हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, sludge formation in transformer oil is due to which of the following? Ingress of dust particles and moisture in the oil, appearance of small fragments of paper, varnish, cotton and other magnetic material in the oil, chemical reaction of transformer oil with the insulating material, oxidation of transformer oil। ठीक है, तो इसमें पूछा गया स्लज फॉर्मेशन का सबसे बेसिक जो रीजन है वो क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में एक्चुअली सिंस एक बहुत हाई पावर पे काम करता है तो टेम्परेचर का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफार्मर काम करता है। हाई टेम्परेचर की वजह से जो ट्रांसफार्मर ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत एक्सेलरेट कर जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सेलरेट द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, इस वजह से यहाँ पे स्लज का फॉर्मेशन होता है। स्लज फॉर्म्ड, राइट। तो स्लज फॉर्म इन द ट्रांसफार्मर ऑयल इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? सो ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका यहाँ पे कोई खास रिलेशन नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो आप उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है शायद प्रोबेबली लास्ट क्लास का, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मतलब हाई रेजिस्टिव होना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल में, ताकि एक अच्छा इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है, एक एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है और एक कूलिंग मीडियम में बिहेव करता है। तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो एक अच्छा इंसुलेशन बिहेव करेगा। उसका डाइलेक्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ताकि जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए ताकि फायर को मिनिमाइज कर सके। विस्कोसिटी कम होना चाहिए। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी लो होना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल का, क्योंकि वो ऑयल जो है ईजिली सर्कुलेट कर पाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट। लो पावर पॉइंट होना चाहिए, उससे क्या होता है ऑयल फ्रीली मूव कर सकता है। और मॉइस्चर कंटेंट ऑयल का कम होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। ये सारा पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है लिख करके, तो आप एक बार वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर अकर बिकॉज। लीकेज फ्लक्स क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ अगर किसी का यूज में आ रहा है तो यूजफुल फ्लक्स हुआ। सपोज ये हमारे 2 वाइंडिंग है, यहाँ से कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, और वो इससे अगर लिंक कर रहा है, यहाँ से अगर 5 प्रोड्यूस हो रहा है और ये टोटल 5 अगर यहाँ पे यूज हो जा रहा है, तो जो यूज हो रहा है वो यूजफुल फ्लक्स है। ठीक है, और जो फ्लक्स यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है, वो मतलब वेस्ट हो जा रहा है, कहीं इधर उधर चला जा रहा है ना, तो वो हुआ लीकेज फ्लक्स। एक सिंपल सा ऐसे इसका डेफिनेशन है। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी फ्लक्स मतलब किसी यूजफुल वर्क में यूज हुआ है, ठीक है, तो वो यूजफुल फ्लक्स हो गया, मतलब उस फ्लक्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ।
तो यूजफुल फ्लक्स हुआ, और जो फ्लक्स वेस्ट हो गया वो लीकेज फ्लक्स हुआ, राइट। क्वेश्चन में पूछा गया है लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर अकर बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज इज साइनसोइडल, ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज साइनसोइडल कैसे कोई रिलेशन नहीं है। आयरन कोर है हाई परमेबिलिटी, इसका लीकेज फ्लक्स से कोई रिलेशन नहीं है। हाई परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाई परमेबिलिटी, इसके लिए इससे कोर को डिजाइन किया जाता है, मतलब कोर का जो परमेबिलिटी है वो हाई होना चाहिए। हाई परमेबिलिटी का मतलब हुआ कि कितने अच्छे से वो मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कितने अच्छे से फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है। तो कोर का जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है या फिर हाई होना चाहिए, क्योंकि वो मैग्नेटिक यहाँ पर रिलक्टेंस का वैल्यू कम करेगा और वो एक अच्छा पाथ प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक सर्किट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लीकेज फ्लक्स से कोई रिलेशन नहीं है। परमेबिलिटी क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू इंटू एच, यहाँ पे ये जो म्यू है मतलब म्यू नोट म्यू आर, ये परमेबिलिटी है। म्यू नोट का जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एफिशिएंट डिवाइस, ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस है, मतलब इसका एफिशिएंसी हमेशा 95% से ज़्यादा होता है और मोस्ट ऑफ द केस में 99% रहता है, राइट। एयर इज नॉट अ गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर, ये सही है। एयर एक अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, और लीकेज फ्लक्स का भी यही एक रीजन है, ठीक है। फ्लक्स चूंकि एयर गैप से पूरा पास अच्छे से नहीं होता है, ठीक है, और यूजफुल मतलब यूज नहीं आ पाता है, क्योंकि एयर एक अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लीकेज फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में, राइट। एयर बेसिकली क्या है कि अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ एयर जो है एक अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, सो एयर गैप से फ्लक्स, कंप्लीट फ्लक्स जो पास नहीं हो पाता, जो मतलब यूजफुल फ्लक्स नहीं है, तो वो लीकेज फ्लक्स हो गया। तो इसका रीजन ये है कि एयर एक अच्छा मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, राइट। बाकी इस क्वेश्चन में आप ये समझ सकते हैं, एयर कोर जो है उसका परमेबिलिटी हाई होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जितना ज़्यादा अच्छा परमेबिलिटी होगा उतना अच्छा वो मैग्नेटिक सर्किट को सपोर्ट करेगा, है ना, मतलब एक अच्छा लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनने में वो सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का होता है वो 50% ऑफ फुल लोड होता है। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा गया मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो उसका आंसर होगा फुल लोड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो हम लोग, जो कंज्यूमर लोग होते हैं वो उसके आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, राइट, मतलब हमें जो बिजली सप्लाई आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सीन क्या है कि वो लोड से 24 आवर कनेक्टेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 आवर लोड से कनेक्टेड होता है, 24 आवर के लिए लोड कनेक्टेड रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। और एक सिंपल बात समझिए कि फुल लोड कभी भी, मतलब किसी एरिया में एक फिक्स्ड केवीए पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को लगाया गया है, तो उस एरिया का जो लोड है मैक्सिमम पॉसिबल लोड, वो उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। क्योंकि अगर लोड का और जो थोड़ा ओवरलोड कंडीशन है उसको भी देखते हुए लगाया जाएगा, मगर इन केस फुल लोड अगर कंडीशन आ जाता है, क्योंकि अगर सपोज लोड अगर बढ़ गया तो फिर ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो होता क्या है कि आप सिंपल अपने घर में समझिए कि किसी भी एक टाइम पे सारा कुछ ऑन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फुल लोड कभी भी नहीं होगा, राइट। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि फुल लोड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऑल द टाइम। किसी भी सेम एक टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर फुल लोड नहीं होगा। एक सिंपल आप सिर्फ घर का ही बात समझेंगे तो दिन में कोई लोग रहते हैं, सपोज कोई रात में सब लोग हैं तो लाइट ऑफ है, फैन चल रहा है, कभी फ्रिज चल रहा है, ठंडा में गीजर चल रहा है, कभी एसी चल रहा है, कभी एसी नहीं चल रहा है, कभी मोटर चल रहा है। और ये सोचिए आप, ये आपसे एक साथ समझ सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर पर कितना ज़्यादा घर है। तो जो मैक्सिमम लोड है सबके घर सेम टाइम पे ऑन नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी को उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी तब हो जब इसका लोड 50% पर है। क्योंकि ये जो पूरा इसका जो सर्वे और डेटा के हिसाब से देखा गया तो 50% लोड पे जब रहता है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है, उस हिसाब से डिजाइन किया गया कि मोस्ट ऑफ द केस में इस पर लोड है 50% रहता है, राइट। और ये सेम क्वेश्चन अगर आपसे पावर ट्रांसफार्मर में पूछा जाएगा तो इसका आंसर फुल लोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स, यूनिटी 0.8 पावर फैक्टर लैग, 0.8 पावर फैक्टर लीड। सी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हम लोग यहाँ लोड कनेक्ट करते हैं ना, एक ये हमारा बेसिक ट्रांसफार्मर हुआ, ये प्राइमरी वाइंडिंग है इस तरफ, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हुआ। यहाँ पे जो लोड कनेक्ट करेंगे ना, इसका जो पावर फैक्टर होगा उसी से ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर डिफाइन होता है। ठीक है, पावर फैक्टर एट विच ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ठीक है, अगर आर लोड हुआ, सपोज लाइट लोड है, मतलब लाइट जो घर का लाइट होता है और जो हीटर है, अगर ये प्योर रेजिस्टिव लोड है तो यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स ये तो रेयर, कैसे, क्योंकि एक साथ सिर्फ एक ही लोड तो होगा नहीं, बहुत सारा लोड होगा अलग अलग। अगर इंडक्टिव लोड है जैसे मोटर, इंडक्टिव लोड में क्या होता है, करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करता है। ठीक है, ये बेसिक सर्किट थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, आप याद रखेंगे। करंट इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वोल्टेज से लैग करता है। अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करेगा, तो इसमें ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा। अगर कैपेसिटिव लोड है, ठीक है, तो इस केस में करंट जो है वो लीड करेगा वोल्टेज को। अगर प्योर कैपेसिटर सर्किट जो होता है उसमें करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करता है, ये लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि लीडिंग पावर फैक्टर के केस में पावर फैक्टर वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा, वो गलत है। पावर फैक्टर का वैल्यू हमेशा ही 0 से 1 होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर केस में लोड पर डिपेंड करेगा, लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिव इंडक्टिव है तीनों। बट आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमेशा पावर फैक्टर मोस्ट ऑफ द केस में थोड़ा सा लैगिंग ही रहता है, क्योंकि किसी भी केस में जब जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है वो वहाँ पे मोस्टली लोड इंडक्टिव रहता है, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर बहुत सारा मोटर यूज किया जाता है, सब लैगिंग लोड पे काम करता है। और किसी के कहीं पे भी कोई कंज्यूमर है, घर है, कुछ भी है, तो जो सारा कुछ है प्योर रजिस्टिव तो होगा नहीं, घर में मोटर है, कुछ भी है, और भी जो डिवाइस है, तो सब तरह का लोड होता है, तो मोस्टली थोड़ा सा लैगिंग लोड होता है, मतलब पावर फैक्टर वैसे थोड़ा सा लैगिंग ही रहता है। ठीक है, पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाइव। तो पावर फैक्टर का एक तो फॉर्मूला लिखते हैं पी अपॉन वी आई, यहाँ पे एपरेंट पावर है, पी अपॉन एच जो बोला जाता है, पी एक्टिव पावर है ना, एक्टिव पावर का ये फॉर्मूला वी आई कॉस फाइव, इसको वॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर फैक्टर जो फॉर्मूला हुआ एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, यहाँ पे एक्टिव पावर का फॉर्मूला वी आई कॉस फाइव, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला जो होता है वी आई साइन फाइव, इसको यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर एक्टिव, ठीक है, वॉर, और जो एपरेंट का फॉर्मूला होता है वो वी आई लिखता है। ठीक है, वोल्ट एम्पियर। इस क्वेश्चन में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज पावर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और करंट। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला है, ट्रांसफार्मर में मैंने पहले बताया था फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का जो प्राइमरी और सेकेंडरी में जितना आप प्रोवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर में पावर भी बढ़ता घटता नहीं है, करंट का वैल्यू बढ़ता घटता है। तो ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज वोल्टेज। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर अगर ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे वाइंडिंग ऐसा है, इधर वाइंडिंग ज़्यादा है, मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वाइंडिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। तो ये अगर V1 है तो ये V2 है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो V2 का वैल्यू जो होगा V1 होगा। और अगर यहाँ पे करंट का वैल्यू I2 मानते हैं और यहाँ पे अगर I1 मान लेते हैं, तो जो I2 का वैल्यू होगा वो I1 से कम होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा, करंट का वैल्यू कम होगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा रहा है, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, पावर इसमें वैल्यू कांस्टेंट रहता है, बस वोल्टेज और करंट का वैल्यू बढ़ता और घटता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जनरेटिंग स्टेशन से जब पावर जनरेट होता है उसके बाद पावर वोल्टेज के वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके लिए। वहाँ पे सपोज वोल्टेज का वैल्यू 132 kV, 220 kV और 400 kV, इन सम के 765 kV। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन के बाद जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको स्टेप अप सबस्टेशन भी बोला जाता है। वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ा करके इस लेवल पे लाया जाता है, यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। वोल्टेज वैल्यू को इस लेवल पे बढ़ाने का
बढ़ाने से क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको करंट का वैल्यू कम हो जाता है। सिंस करंट का वैल्यू कम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस जो है ये कम हो जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर आर लॉस कम होगा तो ओवरऑल जो ग्रेड या फिर ट्रांसमिशन का एफिशिएंसी है ट्रांसमिशन सिस्टम का वो बढ़ जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के पहले। वोल्टेज पूरा ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा सा कम स्टेप डाउन किए 400 से 132 या फिर 66 केवी पे, और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे 33 केवी 11 केवी पर स्टेप डाउन करते हैं, राइट। ये सारा कुछ मैंने पावर सिस्टम के लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका करने का रीजन है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो जाता है, लॉस कम होता है, सो ओवरऑल ये सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन, राइट, रेटिंग, लीकेज रिएक्टेंस, इफिशिएंसी और परसेंटेज इम्पिडेंस। इसका आंसर परसेंटेज इम्पिडेंस होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर जब पैरेलल में ऑपरेट करता है तो अच्छा एक पैरेलल का ये क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग पैरेलल विल शेयर लोड ऑन परसेंटेज इम्पिडेंस। ये जो परसेंटेज इम्पिडेंस है कभी कभी आपको ऑप्शन में पर यूनिट इम्पिडेंस भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, पर यूनिट इम्पिडेंस, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होगा। लोड जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट करता है तो उसका जो वैल्यू है वो परसेंटेज इम्पिडेंस पर डिपेंड करता है। यहाँ से एक सिंपल आप याद रखेंगे, लोड शेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज इम्पिडेंस। परसेंटेज इम्पिडेंस का वैल्यू अगर कम होगा तो लोड शेयरिंग ज़्यादा होगा, परसेंटेज इम्पिडेंस का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो लोड शेयरिंग कम होगा। इसका नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसफार्मर ओवरलोड ना हो। सो परसेंटेज इम्पिडेंस इतना कम नहीं होना चाहिए कि लोड शेयरिंग बहुत ज़्यादा कर लिया और दूसरा ट्रांसफार्मर का लोड शेयरिंग कम हो रहा है ना, तो वो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है ताकि दोनों का जो लोड शेयरिंग है वो उस हिसाब से सही रहे। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे, लोड शेयरिंग जो है परसेंटेज इम्पिडेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। In a parallel operation of a single phase transformer, a dead short circuit can happen if paralleling is done with incorrect polarity, percentage impedance are not equal, शॉर्ट सर्किट का परसेंटेज इंपेडेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। परसेंटेज इंपेडेंस यहाँ पे हम लोग देखें, परसेंटेज इंपेडेंस का बस रोल यही है कि लोड शेयरिंग किस प्रोपोर्शन में कौन सा ट्रांसफार्मर करेगा, ठीक है। देयर इज डिफरेंस इन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर रेशियो, टर्न्स रेशियो और वोल्टेज रेशियो का डेफिनेशन होता है, तो शॉर्ट सर्किट यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। द पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट मैच विद द लोड। ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर है वो लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो इस बात का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले देखें कि पावर फैक्टर जो ट्रांसफार्मर का है वो लोड पर डिपेंड करेगा। लोड का पावर फैक्टर रेजिस्टिव, इंडक्टिव या कैपेसिटिव जैसा भी हो तो ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर वही होगा। इसका जो आंसर है ये पैरेललिंग डन विद इनकरेक्ट पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी में अगर दोनों ट्रांसफार्मर का अपोजिट हो गया तो वो डेड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कहीं डेड शॉर्ट सर्किट या कभी भी शॉर्ट सर्किट ये क्वेश्चन एग्जाम में लिखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो पैरेलल ऑपरेशन होना चाहिए उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जरूर होना चाहिए। पहला सेम फ्रीक्वेंसी, दूसरा सेम पोलैरिटी एंड थर्ड इज सेम फेज सीक्वेंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ एकदम कंपलसरी है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। मैं सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, थ्री फेज ट्रांसफार्मर जब आएगा तो वहाँ पे डिफरेंट आएगा, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोलैरिटी अगर चेंज हो गया तो ये डेड शॉर्ट सर्किट हो गया, राइट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए, पोलैरिटी कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और फेज सीक्वेंस का वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। कुछ और भी कंडीशन है, सेम वोल्टेज रेशियो, सेम परसेंटेज इंपेडेंस। अगर सेम परसेंटेज इंपेडेंस होगा बट वो एकदम जरूरी नहीं है, राइट। ये जो तीनों कंडीशन है ये एकदम कंपलसरी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखें परसेंटेज इंपेडेंस लोड शेयरिंग में मैटर करता है, तो सेम परसेंटेज इंपेडेंस अगर होगा तो क्या होगा, दोनों ट्रांसफार्मर सेम पावर शेयर करेगा किसी लोड को जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। तो सपोज 100 kVA किसी लोड को चाहिए 100 किलोवाट, तो दोनों ट्रांसफार्मर 50-50 शेयर कर लेंगे अगर सेम परसेंटेज इंपेडेंस होगा तो। अदरवाइज अनइक्वल लोड शेयरिंग होगा उसमें दिक्कत नहीं, बस परसेंटेज इंपेडेंस इस हिसाब से होना चाहिए
कि लोड जो है मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोड बहुत ज़्यादा नहीं हो, राइट। और एक केस जो होता है ना सेम वोल्टेज रेशियो, ये भी ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी, बट सेम वोल्टेज रेशियो रहे तो अच्छा है। अदरवाइज क्या होगा, आप सिंपल समझ सकते हैं, वोल्टेज का वैल्यू अगर सेम नहीं रहेगा तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसलिए वोल्टेज रेशियो का वैल्यू सेम रखेंगे, और अगर सेम वोल्टेज रेशियो नहीं रहता है तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है, राइट। तो यहाँ से इतना चीज़ देखें, क्यों पैरेलल ऑपरेशन जरूरी है, वाई पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है। पहला चीज़ जो है लोड कैपेसिटी को बढ़ा देता है, इससे हम लोग लोड का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज लोड कैपेसिटी, इम्प्रूव रिलायबिलिटी, इम्प्रूव रिलायबिलिटी, ठीक है। अगर सपोज दो ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में लगा रहे हैं तो, और एक का हम लोग कुछ मेंटेनेंस, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उसको सिर्फ एक ट्रांसफार्मर से सारा पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जो किसी एरिया का सप्लाई वो कट तो नहीं होगा, सप्लाई कंटिन्यू रहेगा, तो मतलब ओवरऑल सिस्टम का रिलायबिलिटी वो इम्प्रूव हो गया। लोड शेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है तो लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। एक अकेला ट्रांसफार्मर सपोज लोड शेयर कर रहा है और यहाँ पे फिर दो लगा दिए तो लोड कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर द नो लोड करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट इज, नो लोड करंट क्या होता है, मीन्स कोई लोड नहीं है, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये सेकेंडरी जो है ओपन सर्किट है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज किया गया और कोई लोड नहीं है, लोड नहीं मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये नो लोड करंट हो गया। नो लोड का यहाँ पे ये मतलब है कि सेकेंडरी ओपन सर्किट है, ठीक। ये पहला चीज़ हो गया। नो लोड करंट का क्या पर्पस है, जब लोड है ही नहीं तो करंट क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इसका दो तीन चीज़ है। नो लोड करंट जो करता है, एक तो फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस्टेब्लिश करता है, यहाँ पे जब हम लोग सप्लाई देंगे तो करंट फ्लो होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना, तो ये अपना फ्लक्स तो मेंटेन करेगा टू इस्टेब्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स। ये पहला चीज़ हुआ, नो लोड करंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को इस्टेब्लिश कर रहा है। और दूसरा, कंपनसेट फॉर कोर लॉस, ठीक है। नो लोड करंट का दो काम हो गया। नो लोड करंट का जो वैल्यू होता है ना ये बहुत कम होता है, क्योंकि इसका बस बेसिकली दो काम है, करंट तो हम लोग सेकेंड में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बस ये फ्लक्स को इस्टेब्लिश करना है और कोर लॉस कंपोनेंट को करना है। इसका जो आंसर होता है ये 2 से 6% होगा इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट। और नो लोड केस में क्या होता है कि पावर फैक्टर बहुत लो रहता है। नो लोड के केस में, इन नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन पावर फैक्टर लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर क्या वैल्यू होगा, तो पावर फैक्टर लो होगा, ठीक है। नो लोड करंट जो होगा ये नॉन साइनोसोडल भी होगा, नॉन साइनोसॉइडल, ठीक है। नो लोड करंट का क्या पर्पस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स को इस्टेब्लिश करना, कोर लॉस कंपोनेंट को कंपेंसेट करना। नो लोड करंट का जो वैल्यू है वो बहुत कम रहता है, 2 से 6% ऑफ द टोटल करंट। पावर फैक्टर इस केस में कम होगा। नो लोड करंट का जो नेचर है वो नॉन साइनोसोडल है। नो लोड करंट को हम लोग आई नोट से डिनोट करते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक तो बताया मैंने आपको, टू स्टैब्लिश मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आई एम सपोज अगर लिख लेते हैं, और एक कोर लॉस कंपोनेंट या आई डब्ल्यू, राइट। आई एम क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है ऑल्टरनेटिंग करंट इन कोर, वही जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, इस्टेब्लिश कर रहा है, इस्टेब्लिश ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इन कोर, ये हो गया। और जो कोर लॉस कंपोनेंट है ये आई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मतलब ये कुछ भी, मतलब स्टैंडर्ड यही है, कहीं पे आई कुछ और लिख सकते हैं। ये सप्लाई करता है पावर लॉस, कोर लॉस कंपोनेंट तो सप्लाई कर रहा है पावर लॉस। इसमें कौन कौन सा लॉस आएगा, नो लोड लॉस जो होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ठीक है।
आई नॉट का जो वैल्यू होता है, आई नॉट का, ये हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई एम का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना आप याद रखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नो लोड लॉस यहाँ पे जो हुआ है हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, ये सब पावर लॉस सप्लाई करता है, ये जो कंपोनेंट है ये फ्लक्स को एस्टैब्लिश करता है कोर में। ठीक, यहाँ से ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन साइनसोइडल पावर फैक्टर लो होता है, कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टैब्लिश करता है। राइट, इसका वैल्यू जो होगा 2 से 6% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट 7/8 फुल लोड इज 1400 वाट, 1400 वाट, देन इट्स कॉपर लॉस वुड बी। 7/8 लोड पे दे रखा है, सपोज हम मेरा फुल लोड है एक्स, या फिर ए मानते हैं मेरा फुल लोड है, ए वाट मतलब फुल लोड कॉपर लॉस है, तो उसका 7/8 पार्ट पे जो हमें दे रखा है वो 4900 है। फुल लोड कॉपर लॉस हम लोग निकालना है, फुल लोड कॉपर लॉस हम ए मान लिए, 7/8 तो फुल लोड पे, तो करंट का वैल्यू फुल लोड से 7/8 पे क्या होगा, करंट का वैल्यू 7/8 हो जाएगा, है ना। कॉपर लॉस जो होता है ना वो आई स्क्वायर आर होता है, ये टोटल कॉपर लॉस है। जब कर लोड सपोज हाफ की है तो करंट का वैल्यू हाफ हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि 7/8 ऑफ द फुल लोड, तो करंट का वैल्यू भी 7/8 हो रहा है। राइट, उसका हम लोग फुल लोड कॉपर लॉस ए मान लिए, ये वैल्यू 4900 दे रखा है, तो इक्वल टू क्या होगा 4900 इंटू 6400, सॉरी इंटू 64, 8 का 164 उधर गया और 7 का स्क्वायर 49 नीचे, 49 क्या, ये आ गया 6400। तो फुल लोड कॉपर लॉस आया यहाँ पे 6400 वाट, तो इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, कॉपर लॉस एक वेरिएबल लॉस है, वेरिएबल लॉस इसका कॉपर लॉस का वैल्यू आई स्क्वायर आर होता है। वेरिएबल लॉस ट्रांसफार्मर में जो भी वाइंडिंग का लॉस होगा वो वेरिएबल लॉस हुआ, कोर लॉस कांस्टेंट लॉस का हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। मैक्सिमम एफिशिएंसी केस में वेरिएबल लॉस और कोर लॉस के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो लोड केवी निकालते हैं वो लोड केवी हुआ, और स्क्वायर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी केस में लोड केवी निकालने का। अगला क्वेश्चन, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछा गया है, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करता है कि एलवी साइड को शॉर्ट कर देता है, एचवी साइड से हम लोग लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ताकि रेटेड करंट फ्लो हो। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट एलवी साइड को करते हैं, किस टाइप के कंडक्टर से करते हैं, तो यहाँ पे आप थिक कंडक्टर मार्क करेंगे एग्जाम में। थिक कंडक्टर की वजह से क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है कंडक्टर का, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना। एरिया ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो शॉर्ट सर्किट में करंट का वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, जिससे एलवी साइड को शॉर्ट किया जाता है। लो वोल्टेज हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टू सर्कुलेट फुल लोड करंट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में पावर फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होता है, हाई पावर फैक्टर। ये भी अच्छे से क्लास में डिस्कस किए हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में पूरा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कैलकुलेट करते हैं कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस को, कैलकुलेट वेरिएबल लॉस। ठीक है, इक्विवेलेंट पैरामीटर सर्किट बनाने के लिए। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट हुआ। एलवी साइड को थिक कंडक्टर से करते हैं, पावर फैक्टर ज़्यादा होता है, वेरिएबल लॉस कैलकुलेट करते हैं, लो वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। इन एचवी साइड। ठीक है, लो वोल्टेज प्रोवाइड करने से यहाँ पे जो रेटेड करंट है शॉर्ट सर्किट में वो फ्लो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा बताएंगे आप लोग, और उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।